नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो सरकार। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज अपनी खास पेशकश में हम आपको सरकार से लेकर नौकरशाही तक की हर खबर देंगे। तो वक्त गवाए बगैर नजर डालते हैं सरकार की टॉप 5 स्टोरीज पर। तो सरकार में सबसे पहले बात होगी मिशन शक्ति की, जिसका दूसरा चरण बाल दिवस के दिन यानी कि 14 नवंबर को शुरू होगा। दूसरे चरण में क्या होगा खास, दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिवली सरकार में। सरकार में दूसरी बड़ी स्टोरी होगी अयोध्या पर। योगी सरकार में कैसे अयोध्या लिख रहा है विकास की नई कहानी, दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरकार में हमारी तीसरी बड़ी स्टोरी होगी यूपी के परिषदीय स्कूलों पर, जिनमें पढ़ने वाले कई बच्चों को अब तक स्वेटर तक नहीं मिल पाए हैं। कौन है जिम्मेदार, दिखाएंगे आपको सरकार में। सरकार में दिखाएंगे आपको यूपी के कौन कौन से विकास विभाग इस वक्त रडार पर हैं और क्यों हैं और क्या होने वाला है उनके खिलाफ एक्शन, दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको सरकार में एक्सक्लूसिवली। और सरकार में हमारी आखिरी और सबसे बड़ी स्टोरी होगी भ्रष्टाचार पर। कौन है वो एसीपी जिसका खौफ यूपी के भ्रष्ट लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, दिखाएंगे आपको सरकार में एक्सक्लूसिवली। महिला सुरक्षा पर योगी सरकार हमेशा से गंभीर रही। हाथरस की घटना के बाद विरोधियों को सरकार को घेरने का मौका मिला, लेकिन योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से विरोधी बैकफुट पर आते नजर आए। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति को लॉन्च किया और अब बाल दिवस के मौके पर यानी 14 नवंबर से इसका दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है। क्या होगा इस चरण में खास और मिशन शक्ति से कितनी मिली महिलाओं को शक्ति, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। योगी सरकार नहीं करेगी महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त। महिला सुरक्षा पर योगी सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। बाल दिवस के दिन शुरू होगा मिशन शक्ति का दूसरा चरण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू हुए मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण बाल दिवस के दिन यानी 14 नवंबर को शुरू होगा। बाल दिवस के दिन शुरू हो रहे मिशन शक्ति के दूसरे चरण में महिला अधिकारियों के साथ साथ बाल अधिकारी, कन्या भ्रूण हत्या, यौन अपराधों की रोकथाम के साथ महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दूसरे चरण का समापन अगले साल 21 अप्रैल को होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय इस अभियान पर लगातार नजर रखेगा ताकि किसी भी जिले में इस अभियान को लेकर अधिकारी कोई सुस्ती न बरते। अभियान के पहले चरण में 20 से ज्यादा जिलों में अधिकारियों के इस अभियान को गंभीरता से नहीं लिया गया था, जिसके बारे में एडीजी अभियोजन ने सरकार को एक रिपोर्ट भी दी थी, जिसके चलते अब मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव गृह के दफ्तर के साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी मिशन शक्ति अभियान पर नजर रखने का फैसला किया है। अधिकारियों की माने तो बाल दिवस पर शुरू हो रहे मिशन शक्ति अभियान में इस बार बालिकाओं और महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार कन्या भ्रूण हत्या और बाल अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के साथ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत प्रदेश के 75 जिलों, 822 ब्लॉकों, 59,163 ग्राम सभाओं, 1,89,204 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बाल और महिला अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार 180 दिनों तक विशेष अभियान चलाएगी। 14 नवंबर से शुरू हो रहा मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण 5 थीमों पर आधारित होगा। इसकी पहली थीम बाल एवं महिला अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श है। दूसरी थीम कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। तीसरी थीम महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने का है। चौथी थीम बलपूर्वक भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर अंकुश लगाने और पांचवी थीम घरेलू हिंसा और बाल विवाह को रोकने की है।
मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण में अब अधिकारी लोगों को बताएंगे कि सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाएगी, जिसके तहत सरकार महिला और बालिकाओं पर बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी करेगी। इसके लिए सरकार ने मिशन शक्ति अभियान को सतत मिशन के रूप में चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसे 180 दिनों तक चलाया जाएगा। सभी कार्यक्रम तय थीम वार पर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिला कल्याण और बाल विकास, पुष्टाहार समेत अन्य विभागों को दी गई है। हर विभाग को अपने निर्धारित दिवस पर थीम वार आयोजित कार्यक्रम को ग्रैंड इवेंट के रूप में आयोजित करना होगा। कुल मिलाकर कहें तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष कितने भी सवाल उठाए, लेकिन योगी सरकार जमीन पर काफी काम कर रही है। महिला सुरक्षा पर सरकार के साथ साथ समाज को भी बदलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मिशन शक्ति के पहले चरण में कई घरों को टूटने से बचाया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत वुमेन पावर हेल्पलाइन में पारिवारिक विवाद के प्रकरणों को निपटाने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की सेवा को भी शुरू किया गया। वुमेन पावर हेल्पलाइन में 17 अक्टूबर से शुरू हुई है ये सेवा, जिसमें महिलाओं और बेटियों को लाभ मिल रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए घरेलू और कामकाजी महिलाओं की कॉल्स भी आ रही हैं। काउंसलर्स पति पत्नी की ऑनलाइन काउंसलिंग कर जो रिश्ते बिखर चुके हैं उनको दोबारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मिशन शक्ति के साथ शुरू हुई सेवा से 9 दिनों में काउंसलर्स ने 8 पारिवारिक विवाद के मामलों को निपटाकर उनका घर फिर से बसाया है। यही नहीं, वुमेन पावर हेल्पलाइन में 17 से 25 अक्टूबर तक 7,829 शिकायतें दर्ज हुई। मिशन शक्ति अभियान से पहले जहां हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना 783 कॉल आती थी, वहीं अभियान के दौरान जागरूकता बढ़ने से महिलाएं उत्पीड़न सहने की बजाय अपनी आवाज को अब बुलंद कर रही हैं। अभियान के दौरान हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना कॉल 869 अब आई है। इसके साथ ही 3 चरणों में आरोपियों की काउंसलिंग तेजी से की गई। अभियान के पहले चरण के 9 दिनों में पहली काउंसलिंग 16,742, दूसरी काउंसलिंग में 3,548 और 117 एफएफआर काउंसलिंग की गई है। और देखिए, अब बात आगे बढ़ाएं तो बात करेंगे अयोध्या नगरी की, क्योंकि योगी राज में अयोध्या नया इतिहास रच रहा है। देशी पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे पसंदीदा स्थल बन चुका है। अगले कुछ सालों में इसका शुमार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में होने वाला है। इसमें सर्वाधिक अहम भूमिका अयोध्या की ही होगी। ये रिपोर्ट जरा देखिए। योगी राज में बदल रही यूपी की तस्वीर। देशी पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा उत्तर प्रदेश। यूपी आने वालों की पहली पसंद बन रही रामनगरी। योगी राज में अयोध्या में बह रही विकास की गंगा। अयोध्या में यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा 70 एकड़ का कैंपस। देशी पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे पसंदीदा स्थल बन चुका है। अगले कुछ सालों में इसका शुमार देश ही नहीं दुनिया के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में होने लगेगा। इसमें सर्वाधिक अहम भूमिका अयोध्या की होगी। देश दुनिया में भगवान श्री राम की स्वीकार्यता के मद्देनजर भव्य राम मंदिर और दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा बनाने के साथ ही अयोध्या दुनिया में राम भक्तों और अन्य लोगों का आस्था का केंद्र बनेगा। और दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा बनने के साथ अयोध्या दुनिया में राम भक्तों और अन्य लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर हो रहे निर्माण कार्य पर खुद नजर रख रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में यात्रियों की सुविधा के लिए राम मंदिर के इर्द गिर्द 70 एकड़ के क्षेत्र में कैंपस बनाने का सुझाव दिया था, जिसके तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के इर्द गिर्द 70 एकड़ का कैंपस बनाने के लिए आम लोगों से उनके सुझाव और विचार मांगे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह फैसला बीते दिनों निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। इसमें अयोध्या में आने वाले यात्रियों के लिए एक भव्य कैंपस बनाने की बात की गई थी, जिसका सुझाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं दिया था, जिसको लेकर यह बैठक की गई थी। और ये भव्य कैंपस अयोध्या के राम मंदिर के 70 एकड़ में बनाया जाएगा। अब जनता से 25 नवंबर तक सुझाव देने का आग्रह किया गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि राम भक्तों की राय तय करेगी कि सुविधा
परिसर कैसा होगा। ट्रस्ट ने ऐसे तमाम लोगों से सुझाव मांगे हैं जो अलग अलग अनुष्ठानों के उत्सव के लिए मंदिर के साथ जुड़ना चाहते हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के मुताबिक सुविधा परिसर भारतीय वास्तुकला विज्ञान के अनुरूप आधारित होना चाहिए। साथ ही साथ कैंपस में 51 छात्रों, उनके आचार्यों के लिए आवासीय सुविधाओं के साथ एक गुरुकुल, पुजारियों के लिए गौशाला, आवासीय सुविधा भवन, नल नील टीला, सीता की रसोई, कुबेर टीला और अंगर टीला जैसे मौजूदा ऐतिहासिक स्थलों की मुख्य संरचना पर भी सुझाव मांगे गए हैं। श्री राम डिजिटल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर, वर्चुअल और रियलिटी म्यूजियम डिजाइन और रामकथा के लिए मिनी थिएटर पर भी सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि म्यूजियम ऐसे होने चाहिए जिसमें भगवान राम की पूरी लीला यात्रा के कार्यक्रम के साथ रामायण के सार को प्रदर्शित किया जा सके। 1000 से 5000 व्यक्तियों की क्षमता वाले विशाल ऑडिटोरियम और कन्वेंशन सेंटर भी होने चाहिए। ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में भारी भीड़ बढ़ने की आशंका है। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या परिसर में रोजाना 1 लाख लोग रामलला के दर्शन करेंगे और प्रमुख पर्वों पर यह संख्या 5 लाख तक भी जा सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास हैं और इस ट्रस्ट में राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीएम अयोध्या सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर लगातार ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जानकारी लेते रहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो रामनगरी का विकास सीएम योगी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ठंड आई और सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास स्वेटर ही नहीं आए। जी हां, परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को ठंड से बचाव के लिए तय समय में स्वेटर मुहैया कराना संभव नहीं हो सकेगा। अफसरों की इस लापरवाही के चलते अब बच्चों को स्वेटर मुहैया कराने की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। कौन है इसके जिम्मेदार और कब तक मिलेंगे बच्चों को स्वेटर, देखिए रिपोर्ट। लापरवाह अफसर। यूपी में सियासतदानों और नौकरशाहों की कार्य संस्कृति कुछ ऐसी बन गई है कि उन्हें बस अपना ही ख्याल रहता है। ये लोग अपनी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखना चाहते और दूसरों की परेशानियों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। नेतागण जब चुनाव के मैदान में होते हैं तो जनता को खूब सपने दिखाते हैं, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो ये लोग जनता को भूल अपनी सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं। यही वजह है कि सूबे में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी की बच्चों को स्वेटर मुहैया कराने की योजना को लगातार तीसरे साल भी लापरवाही से लागू किया जा रहा है। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री रही अनुपमा जायसवाल को इस मामले में दिखाई गई लापरवाही के चलते मंत्री पद गंवाना तक पड़ गया था। इसके बाद भी वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी इस योजना को तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये निकला कि अक्टूबर में सभी बच्चों को स्वेटर देने के लक्ष्य को इस बार भी पूरा नहीं किया जा सका। नौकरशाहों की लापरवाही के चलते अब परिषदीय स्कूल में पढ़ रहे 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को ठंड से बचाव के लिए तय समय में स्वेटर मुहैया कराना संभव नहीं हो सका। अफसरों की इस लापरवाही के चलते अब बच्चों को स्वेटर मुहैया कराने की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे करीब 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को सरकार ने 31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटने का निर्देश दिया था, लेकिन ये समय सीमा बीतने के बाद अब तक मात्र 7 जिलों में ही स्वेटर वितरण शुरू हो पाया। प्रदेश में स्वेटर बांटने के लक्ष्य के सामने अब तक महज 2.24% बच्चों को ही स्वेटर बंट पाए हैं, जबकि शासन ने 2 सितंबर को परिषदीय स्कूलों के सभी बच्चों को 31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटने का आदेश जारी किया था। चालू शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के कुल 1 करोड़ 59,50,862 बच्चों को स्वेटर बांटे जाने हैं। जेम पोर्टल पर बिल्डिंग के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके सापेक्ष प्रदेश के 7 जिलों में अब तक कुल 3,56,709 बच्चों को ही स्वेटर बंट पाए। राज्य के 30 जिलों में स्वेटर खरीदने की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इन जिलों में खरीद के लिए आदेश जारी नहीं हुए हैं। बिल्डिंग के आधार पर जिन 45 जिलों में आदेश जारी हो चुके हैं, उनमें से 27 जिलों में स्वेटर की आपूर्ति नहीं शुरू हुई।
जिन 18 जिलों में आपूर्ति हुई है उनमें से सिर्फ 2 जिले हाथरस और प्रयागराज में 100% आपूर्ति हो सकी है। प्रदेश के 19 जिलों में स्वेटर खरीदने के लिए बिल्डिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इनमें अलीगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बुलंदशहर, चंदौली, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कन्नौज, कुशीनगर, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, संभल, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और उन्नाव में फाइनेंशियल बिड नहीं खुली है। वहीं महाराजगंज में तो टेक्निकल बिड नहीं खुली है। जिन 30 जिलों में स्वेटर खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 3 दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। चलिए अब आपको बताते हैं जिलों में वितरण की स्थिति क्या है। आगरा में 14.93%, बदायूं में 49%, बलरामपुर में 14.67%, फतेहपुर में 12.84%, मैनपुरी में 4.8%, प्रयागराज में 48%, वाराणसी में 9.8%। बड़ा सवाल आखिर यही है कि क्यों तय समय में बच्चों को स्वेटर नहीं मिल पाते? आखिर नौकरशाह इस मामले पर गंभीर क्यों नहीं होते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 4 नगर निगमों को चेतावनी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर नगर विकास विभाग ने लखनऊ समेत 4 नगर निगमों को जहां चेतावनी दी है, इनमें प्रयागराज है, गोरखपुर है और गाजियाबाद है। अन्य नगर निकायों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा में तमाम नगर निकायों के स्तर पर लापरवाही सामने आई। इस आधार पर निदेशक स्थानीय निकाय डॉक्टर काजल ने सभी नगर निकायों को संबंधित निकायों को लटके मामलों को निस्तारित कराने के निर्देश दिए। खासकर लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और गाजियाबाद के नगर आयुक्तों को मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर लंबित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ मंडल के निकायों को निर्देश दिया गया है कि उनके यहाँ जो भी ऐसे मामले हैं उसका जल्द ही निस्तारण हो। साथ ही साथ दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा गया है। कुल मिलाकर अब नगर निगमों की आला अफसर सरकार की निगाहों में है, क्योंकि अब सरकार चुनावों के पहले शहरों में साफ सफाई के जरिए जनता को लुभाना चाहती है। ऐसे में अब जो नगर निगम सरकार के पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा, उसके आला अफसर से पहले दौर में ही पूछताछ होगी और उसके बाद सुधरा नहीं तो अफसरों का तबादला भी होगा। तो योगी राज में रिश्वतखोरों पर पोर्टल गिरा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य में शुरू हुआ एंटी करप्शन पोर्टल आम जन को बड़ी राहत दिला रहा है। इस पोर्टल के चलते रिश्वतखोरी के कई मामले उजागर हुए और रिश्वतखोरी में लिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कानून का शिकंजा भी कसा गया और वो लोग भी बेनकाब हुए जो झूठी शिकायतें कराकर जो ईमानदार कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का झूठा आरोप लगाकर अपना कार्य कराने का प्रयास करते थे। फिलहाल अब इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने वालों की संख्या बढ़ रही है और उसी अनुपात में अब रिश्वत लेने का प्रयास करने वाले सरकारी कर्मचारियों की धरपकड़ भी बढ़ती जा रही है। राज्य के गृह विभाग के आला अफसरों पर के द्वारा जो प्राप्त जानकारी उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 साल पहले एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत हुई थी। इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक किसी भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ में शिकायत दर्ज करा सकता है। बीते दिनों इस पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायतों की समीक्षा हुई तो ये पाया गया कि पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायतों में 217 प्रकरणों को कार्रवाई करने के लिए शासन भेजा गया, जिनमें से 78 प्रकरणों को निस्तारित करते हुए दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कुछ मामलों को आधारहीन पाया गया। 139 प्रकरणों पर अब भी शासन में जांच चल रही है। इन प्रकरणों को भी जल्द ही गुणदोष के आधार पर निस्तारित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 208 प्रकरणों को विभिन्न जिलों के डीएम को कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। पोर्टल में दर्ज शिकायतों पर हुए एक्शन को लेकर गृह विभाग के अफसरों ने बताया कि गोंडा में एक लेखपाल द्वारा खतौनी में नाम सही कराने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। मामले की जांच की गई और आरोपी लेखपाल की जो 2 वार्षिक वृद्धि स्थायी रूप से रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्रवाई की गई। इसी तरह से लखनऊ की अगर बात की जाए तो रिश्वत मांगे जाने का वीडियो पोर्टल पर पिछले वर्ष 8 जुलाई को अपलोड कर एक शिकायत की गई थी।
इस प्रकरण में बख्शी का तालाब के लेखपाल संपूर्णानंद को तत्कालीन एसडीएम जांच में दोषी पाया और कार्रवाई भी हुई। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मुहिम अब रंग ला रही है। और चलिए फिलहाल सरकार में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी बने रही हमारे साथ। नमस्कार।